बात बाबा साहब कहते हैं कि जिनमें स्वाभिमान होता है वो क्या करते हैं, वो मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मानव कल्याण के लिए काम कर सकता है। बाकी संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मानव कल्याण के लिए काम कर सकता। और बाबा साहब कहते हैं जिसमें स्वाभिमान नहीं है, जिसका स्वाभिमान मरा हुआ है, वो काय के समान है, वो पशु के समान है। और जिसमें स्वाभिमान है वो घर में बैठकर सो रहा है, वो भी गाय के समान है, वो भी जानवर के समान है। तो उन्होंने कहा दो गुण है कि जिसमें स्वाभिमान है और मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है, केवल वही इंसान है, बाकी सब गाय के समान है, जानवर के समान। यही बात कांतिलाल साहब ने पढ़े लिखे लोगों को समझाना शुरू कर। जब ये लोग समझे तो इनमें स्वाभिमान पैदा हुआ। तो इन्हें कहा यार हमारा तो कोई शोषण नहीं करता। तो कांतिलाल साहब ने कहा तुम्हें स्वाभिमान आ गया है, लेकिन तुम्हारी मौसी का सम्मान करते हैं? बोले साहब नहीं करते, तो गाँव में रहती। बोले फूफा का? बोले उसका भी नहीं करते। जीजा का? बोले उसका भी नहीं करते। तो बोले तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है तो तुमको उनके कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इनकी ये बात समझ में आ गई। जब जैसे ही ये बात समझ में आई, इंसान बने। कांतिलाल जी ने कई वीडियो में कहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने नालायक समाज की नालायकी दूर कर रहा हूँ, इनको लायक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और तुमको एक और बात कही उन्होंने कि तुम जिस दुश्मन को दुश्मन दुश्मन कहते हो वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। बोले कोई ताकतवर नहीं है। अगर तुम इंसान बन जाओ तो दुश्मन को क्या बना सकते हो, इंसान का बच्चा बना सकते हो। हमारे लोगों ने कहा साहब इंसान बन जाओ, हम इंसान नहीं है क्या? बोले इंसान की दो पहचान है, स्वाभिमान और मानव कल्याण। बताओ दोनों चीजों के लिए काम करते हो? साहब नहीं करते। तो करना शुरू करो। जब हमारे इन लोगों में स्वाभिमान जागा और उन्होंने मानव कल्याण के लिए समाज को जागृत करने का काम किया, तो कांतिलाल जी कहते हैं कि ये लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र के युग में हमको क्या करना पड़ेगा, दो जगह हमारी बात मानी जाएगी तो हमारी बात बनेगी, लोकसभा में और विधानसभा में। तो कांतिलाल साहब ने कहा लोकतंत्र में तीन तरीके हैं अपनी बात मनवाने। पहला, आप सरकार बनाने वाले बन जाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो चाहो वो कर लो। दूसरा, सरकार गिराने वाले बन जाओ, इतनी ताकत इकट्ठी कर लो कि आप किसी को भी हरा दो और किसी को भी जिता दो, इतनी ताकत पैदा कर लो। तो कहते हैं अगर इतनी भी नहीं कर पा रहे हो तो सरकार हिलाने वाले बन जाओ। तीन ताकत इकट्ठी करो, या तो सरकार हिलाने वाले बनो, या सरकार गिराने वाले बनो, या सरकार बनाने वाले बनो। तो लोगों ने कहा बात तो ठीक है साहब, पर कैसे बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि सरकार बनाने से पहले दो काम करने पड़ते हैं, सरकार हिलानी पड़ती है और सरकार गिरानी पड़ती है। तो उन्होंने सरकार हिलाने का काम शुरू किया। कब से? 81 से। हिलाने का काम 81। DS4 का जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि वामपंथ जो बनाई, इसके लिए 3 नियम बनाए थे कांतिलाल साहब ने कि नॉन एजुकेशनल होगी, नॉन रिलीजियस होगी और नॉन पॉलिटिकल होगी। 3 काम के लिए मना किया कांतिलाल साहब ने वामपंथ के लोगों को कि आप एक तो कोई धर्म की बात नहीं करेंगे, धार्मिक किसी कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। दूसरा, किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। आज मेरे 99% कर्मचारी ज्ञापन नहीं ढूंढते। साहब ने मना किया था कि आप कोई ज्ञापन धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। दूसरा, आप कोई भी रिलीजियस कार्रवाई में काम नहीं करेंगे। ये तो बुद्ध का संगठन बना लिए कर्मचारी, हम तो बुद्ध महासभा चलाएंगे, खुले महासभा। मतलब इन्होंने जो काम मना किया कांतिलाल साहब ने, वही काम करने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वामपंथ कभी रजिस्टर नहीं होगा, लोगों ने उसको रजिस्ट्रेशन करा दिया। तीसरा, वो कहे कि वामपंथ कभी भी पॉलिटिकली डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन वामपंथ के लोग कार्ड बनाकर पार्टी के मंचों पर जाने लगे कि नेताओं से हमारी घनिष्ठता हो जाएगी। हमारे जिन काम के लिए मना किया कांतिलाल साहब ने पढ़े लिखे लोगों को, वो तीनों काम किए। और चौथा निर्देश दिया था उन्होंने, अगर वामपंथ एक परिचय, छोटी सी किताब है 15 पन्ने की, इतनी छोटी, उस किताब में कांतिलाल साहब ने वामपंथ का विजन लिखा है। उन्होंने कहा ये बहुजन मूवमेंट कब तक कामयाब होगा? वो कहते हैं जब तक कामयाब होगा जब तक वामपंथ के लोग अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी जीवन साथी को और अपनी बहू को इस आंदोलन के लिए तैयार करते रहेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जिस दिन वो अपने परिवार के लोगों को तैयार करना बंद कर देंगे,
उस दिन ये आंदोलन ये दिशाहीन हो जाएगा। अब आप लोगों में से बताइए कौन कौन साथी हैं जिन्होंने अपने बेटों को, अपनी बेटी को या अपनी बहू को इस आंदोलन को चलाने के लिए तैयार किया? सबने ढूंढा पड़ोसी का बेटा और अपने बेटे को बनाया मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। कहा तू मत जा मीटिंग में, हम जा तो रहे हैं, तेरी क्या जरूरत है? तो वो फिर कहाँ जाने लगा? वो फिर बाप कहता हमारे साथ में कई साथी रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो कहते हैं हमारी बहू हमारी बात नहीं सुनती, हमारा लड़का तो वहां जाता है देवी मैया के दर्शन करने। मैंने क्यों जाता है? क्योंकि आप उसको कभी मीटिंग में लाए नहीं, इस विचार से जोड़ा नहीं। आप धनवान थे, आपके बेटे की मित्रता किससे हो गई? सवर्णा से हो गई। और सवर्णों के लड़के कहाँ जाते हैं? वो तो वैष्णो देवी जाएंगे, वो तो काली मैया जाएंगे, वो तो बम बम भोले जाएंगे। तो उनके साथ उसकी दोस्ती है, वो वहां जाता है, तो वो विचारधारा उसके मन में प्रवेश कर गई। आज 90% बता रहा हूँ, जितने भी हमारे लोग धनवान हैं अच्छे अच्छे घरों में, उनके 90% बच्चे आज उसी व्यवस्था को पोषण करता है जिस व्यवस्था ने इनको नीच कहा है, उसी व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को ये शिक्षा दी नहीं जिसकी चेतावनी दे रहे थे कांशीराम साहब को। तो एक कमी हमारी हुई है। अगर ये कमी हमने ना की होती, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे पिताजी मुझे हर मीटिंग में ले जाते। मैंने बचपन से अपने घर में, जब से पिताजी ने वामचेत में काम करना शुरू किया, ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती थी। मैं अपने परिवार का, अपने जैसे हम 4 बहन भाई है, वो एक होता है किसी किसी का माता पिता का एक बच्चे से लगाव होता है। मैं छोटा था तो मेरे को सबसे ज्यादा लगाव था। पिताजी मुझे हर मीटिंग में लेकर जाते और वो गुण मेरे अंदर बचपन से जाते गए जाते गए जाते गए। धीरे धीरे सप्रेस हो रहे थे, एक ऐसा मौका मिला कि वो लास्ट बन के निकले। और 15 सितंबर 2021 को हम लोगों ने इस मिशन में शुरुआत की, वो हम आगे बताएंगे। तो जब बच्चे के दिमाग में बचपन से ये चीजें डाली जाएंगी तो वो कभी ना कभी बाहर निकलेंगी। तो हमारे लोग बहुत समझदार है इस मामले में। बोले बुद्ध तो इनके घरों में, बताइए किसी के घर में भी किसी धनवान का फोटो लगा, कोई हाथ खड़ा करे। जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया हो भारत में, किसके घर में फोटो लगा है? हमारे घर में किसी के घर में लगा है धनवान का फोटो? बस सच बताना, हमारा जीवन संघर्ष काय के लिए? धन के लिए। हमारे घरों में फोटो लगे हैं त्यागवान लोगों के, शीलवान लोगों के, लेकिन हम वैसा त्याग और वैसा शीलवान अपने बेटे को या बेटी को नहीं देखना चाहते। ये हमारा जीवन, हम दोहरे जीवन को जीते। जब हमारे घरों में महान जो कहलाए, जो त्यागवान है और शीलवान है, तो हमको अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा पहले एजुकेशन प्राप्त करो, फिर उच्च कोटि की नैतिकता, उच्च कोटि का शील और उच्च कोटि का त्याग समाज के लिए पैदा करो। क्या हम लोग ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं? क्या शिक्षा देते हैं? बहुत अच्छी पढ़ाई करो, बहुत अच्छी नौकरी करो, ऐशो आराम की जिंदगी जियो, बढ़िया मकान बनाओ, ऐशो आराम। हमने शिक्षा ही ये दी है। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि मेरा संदेश क्या है? काय में नहीं पढ़ना है, ऐशो आराम में नहीं पढ़ना है, समाज के लिए संघर्ष करना है, समाज को जागृत करना है। हमने अपने महापुरुषों की बात नहीं मानी अपने स्वार्थ के लिए। तो वामचेत के लोगों को जब क्रांतिकारी साहब ने तैयार किया तो उन्होंने कहा कि वामचेत कोई आंदोलन नहीं कर सकती और न तो सरकार को हिला सकती है, न सरकार गिरा सकती है, न सरकार बना सकती है। तो क्या करना पड़ेगा? बोले वामचेत के लोग समाज को जागृत करेंगे। और जागृत जब समाज हो गया तो उन्होंने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा TS4। TS4 का नारा है भारत देश। क्या नारा लगता था? TS4 का नारा है भारत देश। ये देश के जो 15% के लोग विदेशी लोगों, बाहर जाओ, देश पर किसकी हुकूमत होगी? कांशीराम जी कहते हैं 85% लोगों की हुकूमत इस देश पर होगी।